पिछली क्लास में हमने अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत पढ़ा था। आज हम अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार करता है, संविधान कौन कौन से संविधान मानता है, किस प्रकार के संविधान मानता है, उन संविधानों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो संविधानों के ऊपर चर्चा जो अरस्तु कर रहा है वो किस में कर रहा है? अरस्तु कर रहा है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। हमने ये पढ़ा था कि अरस्तु राजनीति के बारे में जितने भी विचार दे रहा है उसके सारे विचार पॉलिटिक्स में हैं। तो पॉलिटिक्स में दे रहा है और पॉलिटिक्स के भी कौन से भाग में? भाग 4 में। जो चौथा अध्याय है उस चौथे अध्याय में अरस्तु पॉलिटिक्स के चौथे अध्याय में संविधानों के वर्गीकरण की बात करता है। यहाँ ये याद रखना कि अरस्तु जो संविधानों का वर्गीकरण कर रहा है ये प्लेटो से पूर्णतः प्रभावित है। यानी प्लेटो से प्रभावित है अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण। प्लेटो ने अपने संविधानों का जो वर्गीकरण किया था वो किया था स्टेटस मेन नाम की जो उसने किताब लिखी थी, उस स्टेटस मेन में अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण करता है। प्लेटो पॉलिटिक्स में संविधानों का वर्गीकरण करता है, जबकि अरस्तु पॉलिटिक्स में करता है। तो प्लेटो किस में करता है? प्लेटो कर रहा है स्टेटस में। जैसा वर्गीकरण प्लेटो ने अपनी पुस्तक स्टेटस में किया था वैसा ही वर्गीकरण पॉलिटिक्स में करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु का प्लेटो से प्रभावित है। यहाँ अरस्तु जो पॉलिटिक्स में संविधानों का वर्गीकरण दे रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? अरस्तु अपना जो संविधान है उस संविधान के लिए अरस्तु संविधान के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है। वो शब्द है यूनानी भाषा। यूनानी भाषा में संविधान के लिए अरस्तु एक शब्द का प्रयोग करता है और उस शब्द को क्या कहते हैं? पोलिटिया या पोलिटिया। यानी अरस्तु अपने संविधान को क्या कहता है? पोलिटिया कहता है। और पोलिटिया किस भाषा का शब्द है? तो पोलिटिया यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है। अब अरस्तु जो अपने संविधानों का वर्गीकरण है, अरस्तु अपने संविधानों के वर्गीकरण को 2 भागों में विभाजित करता है। पहली बार अरस्तु संविधानों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में करता है, पॉलिटिक्स के चौथे अध्याय में करता है, और ये प्लेटो के स्टेटसमेंट से प्रभावित है। एक बार। दूसरा, अरस्तु संविधान के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है जिसे यूनानी भाषा में पोलिटिया कहा जाता है। पोलिटिया शब्द को याद रखना है। अरस्तु अपने संविधान को 2 भागों में बांटता है, यानी 2 आधारों पर वर्गीकरण करता है। कौन सा? एक तो वो करता है संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर एक वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण कर रहा है वो लक्ष्य या उद्देश्यों के आधार पर। तो आधार पर अरस्तु अपने संविधानों का वर्गीकरण करता है कि संख्या यानी एक व्यक्ति का शासन होगा, 2 व्यक्तियों का शासन होगा या बहुत से व्यक्तियों का शासन होगा, एक आधार होगी। दूसरा हो गया लक्ष्य क्या है उसका? लक्ष्य का मतलब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जनता का किस प्रकार का वो कल्याण करना चाहता है, इस बारे में अरस्तु क्या करता है? देता है। तो अरस्तु का जो संविधान संबंधी सिद्धांत है वो 2 भागों में विभाजित है, और संख्या के आधार पर, और दूसरा है किसके आधार पर? तो दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। अब वो किस रूप में देता है उसको एक हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे किस भागों में बांटता है। पहला तो अरस्तु जो संविधानों का वर्गीकरण कर रहा है वो किस प्रकार कर रहा है? 2 भागों में किया है, लक्ष्य और सत्य के आधार पर। अब उसका भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो पहला वर्गीकरण हम करते हैं संख्या के आधार पर, यानी कितने लोग शासन में मिलकर के चला रहे हैं। दूसरा कर रहे हैं उसका स्वाभाविक रूप क्या है, और तीसरा हम उसका वर्गीकरण करेंगे कि उसका विकृत रूप कैसा है।
इस आधार पर हम अरस्तु के संविधान को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 भागों में विभाजित कर रहा है। अब उस विभाजन का आधार है संख्या। अब पहली बात, अगर एक व्यक्ति का शासन होगा, संख्या कितनी होगी? एक व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति का शासन है तो स्वाभाविक रूप क्या होगा? अरस्तु कह रहा उसका स्वाभाविक रूप हुआ राजतंत्र। सीधी सी बात है, हम भी मानते हैं कि यदि एक व्यक्ति का शासन होगा, पूरे देश में एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है तो वो राजा ही हो सकता है। तो एक व्यक्ति यानी संख्या कितनी है? एक। स्वाभाविक रूप है क्या? राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र का विकृत रूप यानी गलत रूप क्या हो सकता है? अगर राजतंत्र अपने उद्देश्य को प्राप्त ना करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, तो इसका विकृत रूप क्या हो सकता है? तो इसका विकृत रूप हो सकता है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र का मतलब है ऐसा शासन जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, जो अपने मन से शासन कर रहा है, जनता के प्रति अत्याचार कर रहा है, जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए शासन कर रहा है। तो पहला वर्गीकरण, एक व्यक्ति का शासन होगा तो उसका अच्छा रूप है राजतंत्र और विकृत रूप है निरंकुश तंत्र। फिर क्या कह रहा है कि अगर कुछ व्यक्तियों का शासन हो, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक व्यक्ति से ज्यादा यानी 2 या 4 या 5 व्यक्ति मिलकर के अगर शासन करें, कुछ व्यक्तियों का शासन हो तो वो क्या कहलाएगा? अच्छा स्वाभाविक रूप कौन सा है? कुलीन तंत्र है। अगर कुछ व्यक्तियों का 5 या 10 व्यक्तियों का शासन है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कुलीन तंत्र। उच्च वर्ग के लोग शासन चलाएं तो वो क्या होगा? कुलीन तंत्र कहलाएगा। अगर ये कुलीन तंत्र 5-7 लोगों का अगर ये व्यक्तियों का शासन है और अगर ये विकृत हो जाए, ये भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा? ये वर्ग तंत्र में बदल जाएगा, जिसको हम कहते हैं धनिक तंत्र। यानी क्योंकि कुलीन तंत्र में कौन होते हैं? कुलीन तंत्र में पैसे वाले लोग हैं, और अगर ये पैसे वाले लोग ही अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाए तो इसका क्या होगा? ये एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष के लोगों में बट जाएगा। यानी कहने का मतलब धनिक लोगों का शासन होगा, पैसे वाले लोगों का शासन होगा, जनता का हित इसमें नहीं देखा जाएगा। तो कुछ व्यक्तियों का शासन अच्छा रूप स्वाभाविक रूप है कुलीन तंत्र होगा, लेकिन इसका विकृत रूप कौन सा हो जाएगा? इसका विकृत रूप हो जाएगा वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। फिर क्या होगा? बहुत व्यक्तियों का शासन, यानी जिसमें सैकड़ों लोग मिलकर के शासन चलाएं, बहुत सारे लोग मिलकर के शासन चलाएं तो क्या हो जाएगा? बहुत व्यक्ति। तो संख्या क्या है? बहुत व्यक्ति। इसका स्वाभाविक क्या होगा? और इसमें कह रहा है इसका असंयत प्रजातंत्र, यानी नियंत्रित प्रजातंत्र। बहुत सारे लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन में किस शासन पद्धति में लोग भाग लेते हैं? तो लोकतंत्र कह दीजिए, प्रजातंत्र कह दीजिए या डेमोक्रेसी कह दीजिए, यही शासन व्यवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो ये कह रहा है कि बहुत से व्यक्तियों का शासन है तो उसका अच्छा रूप ये है कि संयुक्त लोकतंत्र होगा, जिसके लिए अरस्तु क्या कहता है? इसको बहुतंत्र भी कहता है। यानी इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे साधनों से, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से शासन करेगा। लेकिन अरस्तु कह रहा है कि संयुक्त लोकतंत्र या बहुतंत्र का भी अगर रूप बदल जाए, ये भी यदि अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए तो क्या होगा? तो इसलिए अरस्तु कह रहा है किसमें बदल जाएगा? ये संयुक्त तंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा, जिसके लिए अरस्तु कहता है लोकतंत्र। यानी अरस्तु कह रहा है कि यदि संयुक्त प्रजातंत्र बहुतंत्र भी रूप का भी बिगड़ जाएगा, ये भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा? ये भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा लोकतंत्र में, जिसके लिए अरस्तु कहता है लोकतंत्र की अरस्तु आलोचना करता है और वो कहता है कि लोकतंत्र तो क्या है? लोक तो संसद है, संसद के बारे में कहता है कि संसद तो बातूनी दुकानें हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर अनर्थ बातें करते हैं, बिना काम की बातें करते हैं, जिससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। यहाँ अरस्तु किसका समर्थन कर रहा है? यहाँ अरस्तु प्रारंभ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। इसके लिए वो क्या कहता है? इसके लिए वो सिद्धांत देता है परिवर्तन चक्र का सिद्धांत। परिवर्तन चक्र का सिद्धांत देता है कि ये जो शासन व्यवस्था है, देखो हमने पहले भी कहा था अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है,
लेकिन जनक क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अरस्तु जो सिद्धांत दे रहा है अपने, उन सिद्धांतों में वास्तविकता है, उसमें वैज्ञानिकता है और उसमें कर्मबद्धता है। उनको हम पुष्ट कर सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं। इसलिए अरस्तु क्या है? राजनीति विज्ञान का जनक है। अब इस संविधानों को वर्गीकरण कर दिया उसने 2 आधारों पर। फिर उसने क्या कर दिया? इस प्रकार का चक्रीय रूप दे दिया कि एक संख्या होगी तो राजतंत्र होगा, उसका विकल्प रूप क्या होगा? निरंकुश तंत्र होगा। कुछ व्यक्ति होंगे तो कुलीन तंत्र होंगे और वो क्या हो जाएगा? धनिक तंत्र में बदल जाएगा। अगर बहुत सारे लोग शासन करते हैं तो वो संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र होगा और विकृत रूप लोकतंत्र या भीड़ तंत्र हो जाएगा। अब अरस्तु कह रहा है कि हमेशा एक ही शासन व्यवस्था नहीं रहती। अरस्तु यथार्थवादी विचारक है, वास्तविक विचारक है, कह रहा है कि हमेशा एक व्यवस्था नहीं रहती, कि व्यवस्था चक्र के अनुसार क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? वे कहता है कि सर्वप्रथम क्या आएगा? राजतंत्र आएगा। जब राजतंत्र क्या होता है? इसी आधार में ना सारे 6 के 6 जो ये चीजें इसी को वापस कर रहा है कि सर्वप्रथम क्या आएगा? सबसे पहले राजतंत्र आएगा, फिर राजतंत्र के बाद में क्या आएगा? निरंकुश तंत्र आएगा। निरंकुश तंत्र जब चला जाएगा उसके बाद में शासन कौन करेगा? तो कह रहे हैं कुलीन तंत्र आ जाएगा, कुछ लोग शासन करेंगे। फिर कुलीन तंत्र की जगह क्या आ जाएगा? वर्ग तंत्र आ जाएगा। जब वर्ग तंत्र भी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्रजातंत्र आ जाएगा, जिसको संयुक्त प्रजातंत्र कहते हैं। और संयुक्त प्रजातंत्र भी जब चला जाएगा तो कहता है कि क्या आ जाएगा? अंत में लोकतंत्र आ जाएगा, जिसके लिए वो कह रहा है भीड़ तंत्र आ जाएगा। आ गया। इस प्रकार वो क्या करता है? अपने संविधानों में परिवर्तन करा, शासन व्यवस्था में परिवर्तन करा। क्या अब आज हम उसे देखें तो अरस्तु का ये वर्ग वास्तव में चल रहा है। सबसे पहले क्या था? राजतंत्र था, उसके बाद में निरंकुश तंत्र आया, उसके बाद में कुलीन तंत्र आया, उसके बाद में धनिक लोगों का शासन आया, फिर वर्ग तंत्र आया, फिर प्रजातंत्र आया, संयुक्त कुछ लोगों का प्रजातंत्र आया, और प्रजातंत्र क्या देख रहे हैं? लोकतंत्र या भीड़ तंत्र देख रहे हैं। अरस्तु कहता है कि यहाँ आकर के वो रुकेगा नहीं, यहाँ आकर के ये चक्कर रुकेगा नहीं। लोकतंत्र भी जब बिगड़ जाएगा तो अरस्तु कह रहा है कि वापस क्या आएगा? अरस्तु कह रहा है वापस राजतंत्र आएगा। और अब तक का जो वर्गीकरण अरस्तु ने आज तो लगभग 2300 साल पहले जो वर्गीकरण किया था, आज यथार्थ में वास्तविक रूप से सटीक बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले राजतंत्र ही था, राजतंत्र गया तो फिर तानाशाही आ गई, तानाशाही गई तो फिर कुलीन तंत्र आ गया, जिसमें राजा महाराजाओं के शासन को लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या आया? कुछ लोगों यानी अमीर लोगों का शासन आ गया। उसके बाद में क्या आया? संयुक्त लोकतंत्र आया। जैसे भारत में नेहरू जी के शासनकाल में, इंदिरा जी के शासनकाल में क्या था? संयुक्त लोकतंत्र था, नियंत्रण में लोकतंत्र था। प्रेजेंट टाइम में क्या आ गया? लोकतंत्र आ गई, भीड़ तंत्र हो गए। अरस्तु ये कह रहा है इसके बाद में फिर क्या आएगा? इसके बाद में फिर राजतंत्र आएगा, फिर निरंकुश तंत्र। अरस्तु कह रहा है कि ये चक्कर हमेशा क्या होता रहेगा? चलता ही रहेगा। इस प्रकार अरस्तु संविधानों में परिवर्तन चक्र भी देता है। अब यहाँ फिर अरस्तु क्या कर रहा है? इस वर्गीकरण तो दे दिया, अब उस वर्गीकरण के बाद अरस्तु एक एक जो ये शासन व्यवस्था है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, एक एक की व्याख्या कर रहा है। तो हम एक एक की व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अरस्तु, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अरस्तु ने अपना संविधानों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 4थे भाग में दिया। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण प्लेटो से प्रभावित है। प्लेटो ने अपना संविधानों का वर्गीकरण स्टेटसमेंट नामक पुस्तक में दिया था। प्लेटो अपने संविधानों को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, एक संख्या के आधार पर, एक उद्देश्यों के आधार पर। संख्या के आधार पर 3 भागों में बांट दिया और उद्देश्य के आधार पर उसने फिर क्या कर दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक व्यक्ति का शासन होगा तो स्वाभाविक तंत्र राजतंत्र होगा, विकृत रूप निरंकुश तंत्र होगा। कुछ व्यक्तियों का शासन होगा तो कुलीन तंत्र होगा और उसका विकृत रूप धनिक तंत्र होगा। बहुत सारे लोगों का शासन होगा तो क्या होगा? वो संयुक्त प्रजातंत्र या संयुक्त प्रजातंत्र होगा, लेकिन अगर उसका विकृत रूप है तो लोकतंत्र या भीड़ तंत्र के अंदर बदल जाएगा। फिर क्या कर रहा है? ये जो संविधानों का जो वर्गीकरण है, शासन व्यवस्थाएं हैं, ये शासन व्यवस्थाएं समय के अनुसार क्या होती जा रही है? परिवर्तित होती जा रही है, बदलती जा रही है। अब हमें क्या करना है? अरस्तु अब ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं, इन शासन व्यवस्थाओं का भी क्या करता है? वर्णन करता है। कौन सी शासन व्यवस्था में किस प्रकार के विचार आते हैं। अब वर्गीकरण के बाद में अरस्तु क्या कर रहा है? एक शासन व्यवस्था का वर्णन कर रहा है। सबसे पहले इसका वर्णन कर रहा है तो वो कह रहा है राजतंत्र।
जो कि सबसे पहले अरस्तु कह रहा है कि सबसे पहले क्या आया, राजतंत्र आया। ये क्या कह रहा है, अरस्तु कह रहा है कि ये शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। तो अरस्तु किस शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानता है? तो याद रखना, अरस्तु राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है, यद्यपि आगे जाकर के परिवर्तित हो जाता है। ये कह रहा है कि यहाँ राजा जो है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो समस्त शक्तियाँ हैं वो राजा में निहित है। और राजा क्या है, राजा शुभ को जानता है, वो जनता के कल्याण के लिए शब्द यूज करता है शुभ। राजा शुभ को जानता है और वो शुभ को क्रियान्वित करने के लिए, जनता के हित में शासन का क्रियान्वयन करने के लिए क्या करता है, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अरस्तु ये कह रहा है कि लोगों का सर्वांगीण विकास करने में, लोगों का सर्वांगीण विकास करने में राजतंत्र अप्राप्त है, यानी पूर्ण रूप से सफल नहीं है, क्योंकि इसमें शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं और एक ही व्यक्ति में शासन की समस्त शक्तियाँ निहित हो जाने के कारण वो क्या नहीं कर सकता, जनता का भला नहीं कर सकता। इसलिए अरस्तु सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में राजतंत्र को देखता है, लेकिन फिर भी वो एक बात कहता है कि सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था राजतंत्र है, लेकिन ये लोगों का क्या नहीं कर सकती, सर्वांगीण विकास नहीं कर सकती। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये कह रहा है कि इसलिए राजतंत्र क्या है, सफल नहीं है। इस प्रकार वो क्या कर रहा है कि राजतंत्र के बाद में कौन सी शासन प्रणाली आएगी, इसके बाद में कह रहा है कि राजतंत्र के बाद में निरंकुश तंत्र आएगा। और ये क्या है, ये राजतंत्र का विकृत रूप है। तो अरस्तु कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली राजतंत्र है, लेकिन ये क्या है, लोगों के सर्वांगीण विकास करने में अप्राप्य है, सफल नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा, निरंकुश तंत्र आएगा। ये कह रहा है कि इसमें शासकों के हितों की अपेक्षा, इसमें जनता के हितों की अपेक्षा की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राजा शक्ति के बल पर बल के दमन करेगा और जनता के जो हित है उसका क्या करेगा, वो नुकसान करेगा। इसलिए निरंकुश तंत्र को तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, क्योंकि ये कह रहा है कि यह तो एक प्रकार की तानाशाही है। तानाशाही का मतलब ताकत के दम पर, सेना के दम पर शासन किया जा रहा है, जिसमें जनता के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। तो राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, लेकिन जनता के लिए पूर्णतः पर्याप्त है। फिर क्या कह रहा है, निरंकुश तंत्र ताकत के दम पर किया जा रहा है, तानाशाही से किया जा रहा है, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में कुछ पढ़े लिखे लोगों का शासन होता है, जो अमीर वर्ग से आते हैं, जो उच्च वर्ग से आते हैं। इसलिए कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में शासन होगा, जहां सत्ता का प्रयोग किसके हिसाब से किया जाएगा, कानून के हिसाब से किया जाएगा, विधि अनुरूप शासन किया जाएगा। यानी कुछ रूप से अरस्तु कुलीन तंत्र की प्रशंसा करता है कि यह कुछ व्यक्तियों का शासन होगा, और शासन में कौन होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। और पढ़े लिखे लोग होंगे तो सुबह क्या करेंगे, वो कानून के हिसाब से शासन चलाएंगे, विधि के हिसाब से शासन चलाएंगे। अरस्तु ये कह रहा है कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में कुछ मिले हुए मिश्रण होते हैं, इसलिए कुलीन तंत्र को भी पूरी तरह से क्या नहीं मानता, सफल नहीं मानता। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा धनिक तंत्र। और ये क्या है, ये कुलीन तंत्र का ही विकृत रूप है। कुलीन तंत्र पढ़े लिखे लोगों का विधि के अनुसार शासन है, लेकिन उच्च वर्ग के भी जनता जो निम्न वर्ग है उनके प्रति सही काम नहीं कर पाता, उनके वर्गों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। इसलिए अरस्तु कहता है ये भी अप्राप्य है। उसके बाद धनिक तंत्र आता है। धनिक तंत्र कुलीन तंत्र का ही क्या है, निरंकुश रूप है, जिसमें संपन्न लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। और ये क्या होता है, ये अल्पमत में होते हैं। क्यों, क्योंकि उच्च वर्ग क्या है, संख्या में कम है, संख्या में कम है, पैसे वाले लोग हैं, संपन्न लोग हैं, इसलिए गरीबों का जो हित है, गरीबों के हित के बारे में पूर्णतः उचित काम नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि धनिक तंत्र बिल्कुल नहीं होगा। कुछ रूप से कहना है कि राजतंत्र हो सकता है, निरंकुश तंत्र बिल्कुल नहीं होगा। कुलीन तंत्र की प्रशंसा करता है कि पढ़े लिखे और कानून के हिसाब से शासन चलाता है, लेकिन धनिक तंत्र बिल्कुल भी क्या है, अप्राप्य है। उसके बाद भी क्या करता है, संयुक्त प्रजातंत्र, संयुक्त लोकतंत्र कह दो या संयुक्त प्रजातंत्र कह दो, जिसके लिए क्या कहता है, बहुतंत्र कहता है। अभी इसे याद रखना, अरस्तु ये कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली तो राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र में अनेक कमियां हैं।
क्यों कमियां हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का शासन है, सारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्तियां उसी में है, इसलिए वो क्या बन सकता है? इसलिए वो निरंकुश बन सकता है, व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए अरस्तु क्या कह रहा है कि जो संयंत्र प्रणाली है ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। यथार्थ में ये कह रहा है कि अगर वास्तव में कोई शासन प्रणाली हकीकत में काम कर सकती है, सभी वर्गों का कल्याण कर सकती है, सभी का सर्वांगीण विकास कर सकती है, तो संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। क्योंकि संयुक्त तंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? चुन करके आते हैं। ये क्या होते हैं? ये ना तो अल्पमत में होते हैं और ना भीड़ में होते हैं, यानी इनकी संख्या न तो बहुत कम होती है और न इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, यानी बीच में होते हैं। इसलिए संयम है, पढ़े लिखे हैं, संविधानों के अनुसार क्या चलाया जाएगा? शासन चलाया जाएगा। इसलिए कह रहा है कि संयुक्त जो प्रजातंत्र बहुतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और इसलिए अरस्तु से क्या कह रहा है? इसे कहता है सवर्णिम मध्यम मार्ग। सवर्णिम मध्यम मार्ग यानी सबसे अच्छा राजतंत्र, सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, निरंकुश तंत्र सबसे निम्नतम शासन, लोकतंत्र सबसे निकृष्टतम शासन व्यवस्था। दो चीजें याद रखना, अरस्तु राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बता रहा है और लोकतंत्र को सबसे निकृष्टतम, सबसे घटिया शासन पद्धति बता रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि पूर्ण रूप से लोकतंत्र भी संभव नहीं है और पूर्ण रूप से राजतंत्र भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो क्या करें? अरस्तु उसके लिए क्या निकाल रहा है? मध्यम मार्ग निकाल रहा है, एक बीच का रास्ता निकाल रहा है। और वो बीच का रास्ता क्या है? वो बीच का रास्ता है, अरस्तु कह रहा है कि संयुक्त प्रजातंत्र या बहुतंत्र को अपनाया जाए, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुने हुए व्यक्ति होंगे, जिसमें राजतंत्र के कुछ गुण भी होंगे तो लोकतंत्र के गुण भी होंगे। इस संयंत्र होगा, विधि के अनुसार शासन चलेगा, संविधानों के प्रावधान के शासन चलेगा। इसलिए संयंत्र तंत्र या भूतंत्र को अरस्तु क्या मान रहा है? वास्तविक शासन पद्धति मान रहा है। और उसलिए क्या कह रहा है कि ये स्वर्णिम मध्यम मार्ग है, यानी इससे अच्छा मार्ग कोई नहीं हो सकता जिसमें लोकतंत्र के कुछ भी गुण हो और जिसमें राजतंत्र के गुण भी हो। इस प्रकार अरस्तु क्या कर रहा है? अरस्तु संयुक्त प्रजातंत्र या लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था या स्वर्णिम शासन व्यवस्था के रूप में अरस्तु क्या करता है? देखता है। इसलिए संयुक्त प्रजातंत्र अरस्तु के अनुसार क्या है? सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था। अरस्तु इसे स्वीकार कर रहा है क्योंकि ये क्या कर रही है? ये निरंकुश तंत्र और भीड़ तंत्र की बुराइयों से मुक्त है। और अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु की अगर हम बात करें तो अरस्तु वास्तव में जो ये संयुक्त प्रजातंत्र है इसे क्या कहता है? इसे पॉलिटी कहता है। याद रखना, अरस्तु संयुक्त प्रजातंत्र या भूतंत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग करता है और उस शब्द का नाम है पॉलिटी। संविधानों के लिए पॉलिटिया शब्द, यूनानी भाषा में पॉलिटिया शब्द का प्रयोग कर रहा है संविधानों के लिए, लेकिन यहाँ प्रजातंत्र के लिए या भूतंत्र के लिए वो पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, तो संयुक्त प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में देखता है। अंत में कौन सा आता है? लोकतंत्र आता है, या जिसको हम कहते हैं भीड़ तंत्र। लोकतंत्र संयुक्त तंत्र का ही निकृष्टतम रूप है। तो यहाँ क्या कर रहा है? लोकतंत्र और भीड़ तंत्र की बात कर रहा है। अब अरस्तु क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्धनों की संख्या, लोकतंत्र में निर्धनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, अधिक होती है। इसलिए ये किस में बदल जाता है? इसलिए कह रहा है लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। अरस्तु ये कह रहा है कि लोकतंत्र में गरीबों की संख्या ज्यादा होती है, निम्न वर्ग की संख्या ज्यादा होती है। इस कारण ये किसमें बदल जाता है? ये भीड़ तंत्र में बदल जाता है, ये भीड़ में बदल जाता है। इसलिए क्या है? अरस्तु लोकतंत्र का आलोचक है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे लोग ही, निम्न वर्ग के लोग भी, उच्च वर्ग के लोग भी, मध्यम वर्ग के लोग भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, शिक्षित भी, धनवान भी, गरीब भी, सब लोग क्या करते हैं? लोकतंत्र में भाग लेते हैं। इस कारण क्या होता है? ये भीड़ में परिवर्तित हो जाती है। और अरस्तु कहता है कि सभी व्यक्तियों के पास अवकाश नहीं होता, समय नहीं होता, वो संविधानों के बारे में समझने की क्षमता नहीं रखते, वो कानूनों के बारे में समझ नहीं रख सकते, वो शासन चलाने की नीति के बारे में नहीं ध्यान रख सकते। इसलिए अगर सब लोग शासन हो जाए तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसलिए अरस्तु
लोकतंत्र का सबसे बड़ा आलोचक था। संसद को बातूनी दुकानें और सड़ी गड़ी लाशें कहा करता था कि सड़ी गड़ी लाशें हैं, बातें करने के लिए लोग बैठते हैं, इसलिए लोकतंत्र का वो क्या था, आलोचक था। क्यों? क्योंकि अरस्तु ये कह रहा था कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो संख्या में कम होते हैं। पढ़े लिखे और विद्वान लोग संख्या में कम होते हैं, इसलिए वो लोकतंत्र में शासन में आ ही नहीं सकते। शासन में निर्धन वर्ग के लोग ज़्यादा आएंगे, जो अनपढ़ हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो संख्या में ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाते हैं, चुनाव जीत करके आ जाते हैं, फिर वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। इसलिए अरस्तु कह रहा है कि लोकतंत्र तो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वो कह रहा संयुक्त प्रजातंत्र या लोकतंत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि इसमें राजतंत्र नहीं। अब एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली किसको मान रहा है? सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली संयुक्त लोकतंत्र या लोकतंत्र को मान रहा है। क्यों मान रहा है? इसलिए मान रहा है क्योंकि इसमें राजतंत्र के गुण भी हैं, तो इसमें लोकतंत्र के गुण भी हैं। इसलिए वो विशेषता बताता है कि ये जो संयंत्र है ये किस पर आधारित है? ये शासन न्याय पर आधारित है। न्याय पर आधारित क्यों है? क्योंकि ये शासन किसके हिसाब से चलता है? ये शासन कानून के हिसाब से चलता है, और अरस्तु न्याय को सर्वाधिक महत्व दे रहा है। अरस्तु कह रहा है कि संयुक्त जो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है वो संयुक्त लोकतंत्र या बहुतंत्र है, और इसमें क्या है, ये न्याय पर आधारित है। क्यों है? क्योंकि ये कानून के प्रावधानों के आधार पर चलाया जाता है। दूसरा, ये किस पर आधारित है? ये सहमति पर आधारित है। किसकी सहमति पर? जनता और जनता के द्वारा चुने गए लोग, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी सहमति से चलाया जाता है। ये जनता क्या करती है? अपनी सहमति अपने जनप्रतिनिधियों को देती है, अपने नेताओं को देती है, तो नेता अपने जनता की सहमति से क्या करते हैं? शासन चलाते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। दूसरा क्या कर रहे हैं? ये कह रहा है कि जो राजतंत्र है वो न्याय और कानून पर आधारित नहीं है, जनता की सहमति पर आधारित नहीं है, इसलिए राजतंत्र सबसे बुरी शासन व्यवस्था साबित होगा, क्योंकि उसमें जनता की कोई योगदान नहीं है। अब ये कह रहा है कि जो कुलीन तंत्र, जिसके लिए वो कहता है अभिजात वर्ग, कुलीन तंत्र को अभिजात वर्ग भी कहा जाता है या उच्च वर्ग भी कहा जाता है, कि अभिजात वर्ग तंत्र संभव तो है, लेकिन पूर्ण सत्ता प्राप्त करने पर क्या हो जाता है? ये भ्रष्ट हो जाएगा। उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग जो पैसे वाले लोग हैं, उनका शासन हम स्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे, शालीन लोग आएंगे, संपन्न लोग आएंगे, तो क्या करेंगे? तेज गति से हमारा विकास करेंगे, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन अरस्तु यहाँ कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था तो है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे उनके पास शक्ति आएगी, शक्ति आती है वो क्या हो जाएंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्टाचार करने लग जाएंगे, तानाशाही करने लग जाएंगे। इसलिए अरस्तु कह रहा है कि अभिजात तंत्र सफल तो है, सर्वश्रेष्ठ तो है, लेकिन ये क्या नहीं हो सकता? सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ताकत के माध्यम से शासन किया जाने लगेगा, लोग क्या हो जाएंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो क्या करता है? मिश्रित संविधान की भी बात करता है कि मिश्रित संविधान भी अपनाया जा सकता है, इसमें सारे संविधानों की क्या है? गुणों को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार अरस्तु क्या करता है? संविधानों का वर्गीकरण करने की कोशिश करता है। तो ये संविधानों का वर्गीकरण थोड़ा सीधा सा सरल सा टॉपिक था जो पूरा हो गया है। इस आधार पर वो संविधानों का वर्गीकरण कर रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था, संयंत्र या बहुतंत्र, जिसके लिए पोलिटी शब्द का प्रयोग करता है। इस प्रकार अरस्तु क्या करता है? अपने संविधानों का वर्गीकरण करता है। दो आधारों पर बांटता है, संख्या के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर। फिर वो तीन भागों में, संख्या के आधार पर तीन भागों में बांट रहा है और उद्देश्यों के आधार पर भी तीन भागों में बांट रहा है। एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, बहुत व्यक्तियों का शासन, विकृत रूप और क्या है? स्वाभाविक रूप के आधार पर बांटता है। फिर सारे शासन व्यवस्थाओं का वो वर्गीकरण एक एक बात करता है, ठीक है। लेकिन अरस्तु यहाँ कह रहा है कि संयंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था होगी, लेकिन इसका जो संविधान होगा वो मिश्रित संविधान होगा। अपने सारे शासन व्यवस्थाओं के अच्छे अच्छे गुणों को मिलाकर भी क्या किया जाएगा? संविधान बनाया जाएगा। इस प्रकार वो संविधान की बात करता है। तो अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण भी हमारा पूरा हो गया है। धन्यवाद।